हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये हमें पढ़ने के लिए क्या दे दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, तो आइए चलो देखते हैं। वैसे बता दूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हमारे ग्लोब पर पाई जाती हैं, और इनका जो इस्तेमाल है वो हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को पता करने के लिए, या वहाँ की क्लाइमेट कैसी है वो जानने के लिए, या वहाँ पर जो लोकल टाइम होता है वो जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने इस सफ़र पे, शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। तो इससे पहला जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो अर्थ है या हमारा जो प्लानेट है वो स्फीयर नहीं है, यानी कि वृत्त के आकार का नहीं है। तो उसकी जो आकृति है वो कैसी है, जियोइड है। जैसा कि हमने पहले देख लिया था कि जो अर्थ है हमारी, उसकी जो शेप है वो जियोइड है ना। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। तो आगे बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैट है या थोड़ा सा चपटा है। कहाँ से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। और जो इसका मिडिल वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो इसका थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बल्ज है, यानी कि उभरा हुआ है ना। आगे हम देखते हैं, कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक्स। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो यदि आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमारा अर्थ जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि आपके जो क्लासरूम में जो ग्लोब रखा हुआ है उसको आपको देख लेना है ना। बिल्कुल वैसी ही आकृति जो है या बिल्कुल वैसी ही शेप हमारी अर्थ की है। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब जो है वो क्या है, तो ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है उसका ही मॉडल है क्या, ग्लोब। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स। अब जो ग्लोब होते हैं वो कई तरह के साइज में आते हैं या कई तरह के टाइप के होते हैं। तो एक होता है बिग वंस, यानी कि जो बड़ा वाला ग्लोब होता है, विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली। अब ये जो बड़ा वाला ग्लोब होता है इसको हम अपने साथ कहीं पर नहीं ले जा सकते, यानी कि इसको एक ही जगह पर रख कर यूज़ किया जाता है। इसको साथ में हम कहीं पर नहीं ले जा सकते क्योंकि ले जाने में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम और भी जो टाइप्स हैं उनकी बात करें तो एक और होता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब, और थर्ड होता है ग्लोब लाइक बैलून्स। तो ये जो ग्लोब होते हैं वो थोड़ा साइज़ में छोटे होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो पॉकेट जो ग्लोब है वो पॉकेट में रहता है। और एक तरह से जो ग्लोब लाइक बैलून है वो एक तरह का बैलून टाइप का होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विच कैन बी इनफ्लेटेड, है ना, जिसको हम हवा भर के फुला सकते हैं। एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। अब ये जो ग्लोब होते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब या ग्लोब लाइक बैलून, ये हैंडी होते हैं और इनको भी क्या होता है, कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं, यानी कि इनको अपने साथ लाने और ले जाने में कोई समस्या नहीं होती है। इनको हम आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स नहीं होता है तो कैसा होता है, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और ए पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। तो ये उसी प्रकार रोटेट कर सकता है जैसे कि एक लट्टू होता है ना। लट्टू जो होता है ना वो घूमता है, और एक अपने जो कुम्हार होता है, पॉटर नहीं, कुम्हार जो होता है जिस पर, तो जो कुम्हार है वो जिस चाक पर अपने बर्तन बनाता है, तो वो जो चाक है, जिस तरह से वो चाक घूमता है ना, वैसे ही हमारा जो अर्थ है वो भी घूम सकता है। आगे हम बात करें, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब बात करें अगर ग्लोब की, तो ग्लोब पर क्या क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, ओशियंस देखने को मिलते हैं, और कंट्रीज़ भी हम वहाँ पर देख सकते हैं, वो भी उनके करेक्ट साइज में। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो बताया जा रहा है कि जैसा हमारा अर्थ का शेप है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्फीयर है ही। तो ये जो स्फीयर लाइक जो इसकी पोजीशन है या स्फीयर लाइक जो इसकी शेप है, इस शेप में हम किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब ये प्रश्न बनता है या ये क्वेश्चन बनता है कि फिर हम कैसे किसी भी प्लेस को लोकेट करेंगे, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। यानी कि अगर हमें किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर लोकेट करना है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका जवाब है नेक्स्ट लाइन में। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और कुछ लाइंस चाहिए होंगी, और उन लाइंस की या उन रेफरेंस पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली, है ना। अब वो लाइंस कौन सी हैं, तो जिसके बारे में चैप्टर था, और चैप्टर का नाम क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिनको हम हिंदी में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं, तो यही जो लाइंस हैं यही हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। आगे हम देखेंगे, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। तो आपने कभी भी ग्लोब को देखा होगा तो आप उसमें नोटिस करना कि वहाँ पर एक नीडल होती है जो कि ग्लोब के अंदर फिक्स होती है, और ये जो नीडल होती है वो थोड़ा सा टिल्टेड होती है। टिल्टेड मतलब थोड़ी झुकी हुई होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ये जो हम नीडल देख पाते हैं ग्लोब के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। अब ये जो नीडल है, तो ये जो नीडल है वो जिन 2 सिरों से पास हो रही होती है या निकल रही होती है, तो वो जो 2 पॉइंट हैं, वो 2 पॉइंट क्या कहलाते हैं, एक पॉइंट है नॉर्थ पोल और एक पॉइंट है साउथ पोल। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो ग्लोब है हमारा, वो इस नीडल के सहारे क्या कर सकता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकता है, जस्ट एज द अर्थ मूव। तो जैसे कि हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है या रोटेट करती है, सेम उसी तरीके से हमारा जो ग्लोब है वो भी उस नीडल के सहारे क्या कर सकता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकता है। बट रिमेंबर देयर इज़ ए मेजर डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर क्या है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। कि जो रियल अर्थ है, यानी कि जो हमारा अर्थ है वास्तव में, उसमें कोई इस तरह की नीडल नहीं पाई जाती। जैसे कि ग्लोब में नीडल पाई जाती है ना, वैसी नीडल हम अगर अर्थ में सोचें तो अर्थ में वहाँ पर ऐसी कोई नीडल नहीं है। तो ये जो नीडल है जिसको हम एक्सिस कह रहे हैं, ये कैसी है, इमेजिनरी है। कैसी है, इमेजिनरी, है ना। तो इस तरह की कोई भी नीडल नहीं है वहाँ पर। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो जो हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, और ये जो एक्सिस है या जिसको नीडल कह रहे हैं, वो वास्तव में ऐसी कोई नीडल होती नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divide it into 2 equal parts। देखो एक और इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ के ऊपर, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और ये जो लाइन होती है इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। तो हम इसको एक मैप या अर्थ का जो डायग्राम है उसकी हेल्प से समझेंगे। तो ये हमारा एक अर्थ का हमने डायग्राम बना लिया है, और यहाँ पर हम बात करते हैं उस इमेजिनरी लाइन की। तो बताया जा रहा है ना कि एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो वो लाइन कहाँ होती है, वो लाइन होती है बिल्कुल बीचों बीच में, इस तरह से। ये होती है इक्वेटर, है ना, यानी कि 0 डिग्री। तो ये जो लाइन है जिसको हम इमेजिनरी लाइन कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्लोब के बीचों बीच में से जाती है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है ना। आगे बताया गया है द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो देखो यहाँ ऊपर है क्या, नॉर्थ, और नीचे क्या है, साउथ। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। और बाकी का ये जो आधा पार्ट है ये क्या कहलाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। यानी कि ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आगे देखेंगे, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। अब ये जो 2 हमने अभी अर्थ के पार्ट देखे थे, यानी कि जो इक्वेटर है
वो इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बात करें तो देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब जिस इक्वेटर की अभी हमने बात की थी, ये जो इक्वेटर होता है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है ना। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारे आगे डायग्राम दे रखा है, तो इसमें जो इक्वेटर दे रखा है वो कैसा है, वो एक इमेजिनरी लाइन है और सर्कुलर है। और ये जो इक्वेटर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। यानी कि हमें किसी भी प्लेस की अगर लोकेशन को जानना है तो ये जो इक्वेटर है इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, इसके बिना हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को जान नहीं पाएंगे या पता नहीं कर पाएंगे। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखो इक्वेटर के ऊपर कई सारी और भी सर्कुलर लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं क्या, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो हम देख सकते हैं इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और उसके बाद में है नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री, है ना। तो ये जो लाइंस हैं, है ना, जितनी भी लाइन हैं ये सभी क्या है, इक्वेटर के पैरेलल हैं यानी कि समानांतर हैं। और सारी की सारी जो समानांतर जो सर्कल हैं इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आगे दिया हुआ है लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको हम डिग्री में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। आगे देखेंगे द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। तो आगे बताया गया है कि ये जो हमारा इक्वेटर है, तो ये जो हमारा इक्वेटर है ये वाला, ये इक्वेटर से लेके और जो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो है सर्कल का 1/4। अब सर्कल कितने डिग्री का होता है, सर्कल होता है 360 डिग्री का, है ना। और 360 का 1/4 अगर हम निकालते हैं तो वो निकल के आएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है वहाँ से नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 डिग्री है। तो देखते हैं एक बार और। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of the 360 degrees, for example 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. तो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में भी क्या होते हैं 90 डिग्री तक कई सारी सर्कुलर इमेजिनरी लाइन होती हैं। और इक्वेटर के साउथ की तरफ भी क्या होता है 90 डिग्री तक कई सारी सर्कुलर लाइंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। आगे देखेंगे एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। अब जैसा कि बताया गया है कि जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में यानी कि उसके ऊपर की तरफ जितनी भी लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और उसी प्रकार से इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथ की तरफ में जितनी भी लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक लैटिट्यूड होता है उसके आगे हम क्या करते हैं, उसके आगे हम नॉर्थ या साउथ लगाते हैं, है ना। और नॉर्थ या साउथ लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा फिर तो, अगर हम नॉर्थ या साउथ नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का है या साउथर्न हेमिस्फीयर का है। इसलिए हमें नॉर्थ या साउथ वहाँ पर हर एक जो लैटिट्यूड है उसके सामने लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली दिस इज़ लोकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो नॉर्थ लिखने के लिए हम एन लगाएंगे और साउथ को इंडिकेट कौन करता है, साउथ को एस जो है, लेटर एस जो है वो इंडिकेट करता है। तो किसी भी लैटिट्यूड के आगे हम क्या लगाएंगे, एन या एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये मान लो हमारा है अर्थ। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं दो प्लेसेस हैं हमारे पास, जैसे कि एक है चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में आता है और एक है बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील में आता है।
अब ये दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों ही जो हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं। आगे लिखा हुआ है बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट्स, है ना। तो अब बताया जा रहा है कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, सॉरी, तो ये जो मान लो हमारा इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, जैसे ऊपर वाला है जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर एक लाइन है जो कि है 20 डिग्री, और इसके नीचे भी क्या है, एक लाइन है जिसको हम कहेंगे क्या, 20 डिग्री। तो बताया जा रहा है कि जो पहले वाला जो प्लेस है यानी कि जो चंद्रपुर है जो कि महाराष्ट्र इंडिया में पड़ता है, वो कहाँ पर है, तो वो इस 20 डिग्री पर है यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ में है ना। तो ये क्या, ये जो लैटिट्यूड है वो क्या कहलाएगी, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो दूसरी वाली जो जगह बताई थी हमें, बेलो हॉरिजॉन्टे, ये कहाँ पर है, ये 20 डिग्री साउथ में है ना। तो साउथ वाला कहाँ है, ये रहा। तो जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो इस लाइन पर है। तो हम कह सकते हैं कि देखा जाए तो अगर देखने में तो लग रहा है 20 डिग्री, अगर हम केवल बात करें 20 डिग्री लैटिट्यूड की, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना। 20 डिग्री लैटिट्यूड तो फिर दो हैं, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो जो दोनों प्लेसेस हैं वो एक ही लाइन पर हैं या अलग अलग लाइन पर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके आगे नॉर्थ या साउथ लगाना पड़ेगा। तो देखा यहाँ पर अभी हमने शुरू में जब बात की थी, तो शुरू में जब बताया गया था कि ये जो दोनों प्लेसेस हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ। लेकिन बाद में हमें क्लियर कर दिया गया कि ये जो पहले वाला जो प्लेस है वो कहाँ पर है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो बाद वाला है वो कहाँ पर है, 20 डिग्री साउथ में है। तो अब क्लियर हो गया कि ये जो चंद्रपुर है वो ऊपर वाले 20 डिग्री यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पर है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टल जो प्लेस है ये कहाँ पर है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। देखते हैं आगे। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये जगह देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें बेलो हॉरिजॉन्टे की तो ये कहाँ पर है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये हमें जगह देखने को मिलती है। वी सी इन फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखो जो 2.2 जो हमारा क्या है फिगर है, वहाँ पर हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर देखने से हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे या इक्वेटर से दूर जाएंगे, द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा 2.3 है यहाँ पे भी दिया हुआ है, और जो हमारा डायग्राम है 2.2 ना, तो ये भी दिया हुआ है देखो। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, अब जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो जैसे ही हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो और भी जो लाइनें हैं वो छोटी होती जाती हैं। यानी कि जो हमारा इक्वेटर है ये सबसे बड़ा सर्कल है, उसके बाद अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये सर्कल जो है वो छोटे होते चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो नीचे वाले सर्कल हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जो साइज़ है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का, यानी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता जाएगा या कम होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट्स जो लैटिट्यूड हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बात की थी इक्वेटर जो कि खुद एक लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड तो इम्पोर्टेंट है ही, सॉरी इक्वेटर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखते हैं बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, कह रहा है कि जो 0 डिग्री है यानी कि जो इक्वेटर है उसके अलावा दो लाइन और हैं, या कह सकते हैं कि दो लैटिट्यूड और हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, और दोनों ही किसको इंडिकेट करते हैं, 90 डिग्री को। एक है 90 डिग्री नॉर्थ और एक है 90 डिग्री साउथ। तो एक तो हो गया इक्वेटर, एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। तो ये जो 3 लैटिट्यूड हैं, इनके अलावा 4 कुछ लैटिट्यूड और हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ये जो डायग्राम है 2.3 यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा।
उसके बाद में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 20 डिग्री साउथ। तो जैसे 20 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, सेम उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में भी एक लैटिट्यूड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दो लैटिट्यूड ये हो गई। इसके अलावा दो और होती हैं, एक है थर्ड वाला आर्कटिक सर्कल जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है 66.5 डिग्री को। तो हम देख सकते हैं ये जो सर्कल है जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 66.5 डिग्री नॉर्थ को। सेम उसी तरीके से जो हमारा जो लास्ट वाला जो लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्कल जिसको हम यहाँ देख पाएंगे। तो ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, जो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 66.5 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ हमारे 4 इम्पोर्टेंट कुछ लैटिट्यूड्स हैं। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हीट जोन्स के बारे में। तो कौन कौन से हीट जोन जो है हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, तो देखते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हमने सारी लैटिट्यूड्स देखी थी जिसमें हमने इक्वेटर की बात करी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा, आर्कटिक सर्कल देखा, अंटार्कटिक सर्कल देखा। तो ये सारी जो लैटिट्यूड्स हैं, है ना, ये इनकी बात कर रहे हैं। तो मिड डे सन यानी कि जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर होता है या बिल्कुल सीधा चमकता है। कहाँ पर, एटलीस्ट वंस ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको समझने के लिए भी हम वापस से अर्थ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक अर्थ का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पर हमने किस किस की बात की थी, एक हमने देखा था इक्वेटर जो कि होता है 0 डिग्री। उसके बाद हमने देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पर जो लाइन देखी थी वो थी हमारी 23.5 डिग्री साउथ, है ना। तो बात कर रहा है कि जो हमारा मिड डे सन है, यानी कि जो सन है वो एकदम सीधा चमकता है साल में एक बार। तो साल में एक बार जो सन है वो सीधा चमकता है कहाँ पर, ऑन द ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक जो सन है, यहाँ तक जितनी भी लाइन है, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, उन सब पर जो सन है वो साल में एक बार सीधा चमकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला जो रीजन है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब सन जो है सीधा चमकेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा जो बीच वाला पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का ये जो एरिया है, इसी को हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन जो है या जहाँ पर जितनी भी लाइन आती हैं उन पर सन जो है साल में एक बार सीधा ज़रूर चमकता है। और जब सीधा चमकेगा तो क्या होगा, हीट जो है ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी, या कह सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा हीट होती है या ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी एरिया को हम कहते हैं टॉरिड जोन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे बताया जा रहा है कि जो मिड डे सन है वो कभी भी क्या नहीं होता है, सीधा नहीं चमकता है। किस पर, एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको हम समझने के लिए एक अर्थ का डायग्राम वापस से बना लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ये अर्थ हो गया, और उसके बाद हमने ये बना लिया इक्वेटर, ये बना लिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये बना गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा था हीट जोन। क्या था, हीट जोन। तो ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके ऊपर यानी कि यहाँ से लेके ऊपर की साइड, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से ऊपर की साइड में जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, इनके ऊपर कभी भी क्या नहीं होता है, सन जो है वो सीधा नहीं चमकता है। आगे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल, है ना। तो जैसे जैसे हम बात करें अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर हम किस तरफ जाएं, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हम साउथ पोल की तरफ जाएं, तो दोनों तरफ जाने पर क्या होगा कि जो
सन की जो किरणें हैं या सन रेज कह सकते हैं, सूरज की जो किरणें कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो एंगल है वो टेढ़ा होता जाता है या वो डिक्रीज होता जाता है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बात की जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो ये जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल है। तो ये जो एरिया है इतना वाला, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, और उसके बाद हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और अंटार्कटिक सर्कल तक, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये दोनों जो एरिया हैं, तो लिखा हुआ है ना देखो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक जो कि क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, हैव मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये जो दोनों ही प्लेस हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही जो प्लेसेस हैं, यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वो मॉडरेट पाई जाती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की, है ना, तो एरियाज लाइक बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक की, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक की। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो हॉरिजन से ऊपर उड़ता ही नहीं है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर सन जो है वो राइज होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, वैसे यहाँ पर जो सन है वो हॉरिजन से ऊपर जाता ही नहीं है। और हमेशा ही क्या होता है, यहाँ पर सन की जो किरणें हैं वो कैसी होती है, स्लैंटिंग होती हैं। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, है ना, लिखा हुआ है देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और उससे क्या होता है कि जो हीट है वो कम रहती है, और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी का माहौल रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रिज जोन। क्या कहते हैं, फ्रिज जोन। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।